हेलो डियर्स, व्हाट्स गोइंग ऑन। आशा करते हैं यू विल बी गुड। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस in one short video. First of them is future indefinite tense और simple future tense, correct। तो फ्यूचर का पहला टेंस क्या है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, या इसका दूसरा नाम क्या है? सिंपल फ्यूचर टेंस। अब इस टेंस में किसी भी काम का करना या होना तो पाया जाता है, लेकिन उस काम के बारे में ये बात श्योर नहीं होती, ये बात निश्चित नहीं होती है कि काम कब शुरू हुआ है और वो काम कब तक चलता रहेगा। यानी काम की टाइमिंग के बारे में अनिश्चितता रहती है, कोई बात फिक्स नहीं रहती है कि काम कब शुरू हुआ है, काम कब तक चलता रहेगा, काम कब खत्म होगा, कब समाप्त होगा, राइट। अब इस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में फार्मूला क्या है, क्या रूल्स अप्लाई होगा? तो इस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यूज़ की जाती है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में दो हेल्पिंग वर्ब यूज़ की जाती है, विल और शैल, दो आती है, विल और शैल। अब किसके साथ विल यूज़ करेंगे, किस सब्जेक्ट के साथ शैल यूज़ करेंगे? देखिए यहाँ ये शैल हेल्पिंग वर्ब है। अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट आई है और वी है, नॉर्मल सेंस में आई है वी है, तो सब्जेक्ट आई और वी के साथ शैल यूज़ किया जाता है। इसके अलावा कोई भी सब्जेक्ट आता है, किसी का नाम आ गया या पर्सन में ही, शी, इट, दे, यू आ गया, तो इनके साथ हेल्पिंग वर्ब विल यूज़ की जाती है, ठीक। कभी कभी हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाती है, जैसे यहाँ आई और वी के साथ शैल लग रहा है तो आई और वी के साथ शैल न लग करके विल यूज़ किया जाता है। और ये कंडीशन कब आती है? अगर सेंटेंस में प्रेशर डाला जाए, बाध्यता डाली जाए, ठीक है, प्रेशर डाला जाए, ऑर्डर किया जाए या वादा किया जाए या धमकी दी जाए या बहुत कोई काम कंपल्सरी और नेसेसरी हो, तो ऐसे सेंस के दौरान हम हेल्पिंग वर्ब को चेंज कर देते हैं। आई और वी के स्थान पर शैल ना यूज़ करके विल यूज़ करते हैं और ही, शी, इट, दे, यू के साथ विल ना यूज़ करके शैल यूज़ करते हैं, राइट। अब देखिए पहचानेंगे कैसे इस टेंस को? तो सिंपली जब आप हिंदी के सेंटेंस को देखेंगे तो उस हिंदी के सेंटेंस के लास्ट में आपको गा गी गे मिल जाएगा। जैसे ही गा गी गे मिलेगा तुरंत तो आप जान जाएंगे यह फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, करेक्ट। फर्स्ट एग्जांपल है कल वर्षा होगी। अब यहाँ तो कोई स्पेशल सब्जेक्ट तो आया नहीं है, तो अब जो वर्षा है ये नॉन लिविंग चीज़ है, ठीक। तो इसके लिए हमें अपनी तरफ से डमी सब्जेक्ट मानना पड़ता है, डमी सब्जेक्ट, अर्थहीन कर्ता मानना पड़ता है, और वो क्या है? इट, ठीक है। तो अब इट आपने सब्जेक्ट बना लिया, तो अब इट के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? विल आएगी। इट विल। अब वर्ब क्या है? बारिश होना, बारिश होने की इंग्लिश रेन। अब चूंकि इंडेफिनिट टेंस है तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो इट विल रेन टुमारो। यहाँ देखिए आया है कल ना, फ्यूचर में हमेशा कल की इंग्लिश टुमारो ही आती है, क्योंकि फ्यूचर का मतलब कमिंग डेज, आने वाला दिन, और आने वाले दिन के लिए हम टुमारो यूज़ करते हैं, राइट। दूसरा है ये लड़के फुटबॉल का मैच खेलेंगे आया है, गे गागे जैसे ही दिखा तुरंत पता चल गया कि ये सिंपल फ्यूचर टेंस है। अब देखिए सब्जेक्ट क्या है? ये लड़के दो वर्ड से मिलकर के सब्जेक्ट बना है, ये और लड़के। ये क्या है? ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है और इसकी इंग्लिश क्या होती है? दीज। यानी ये शब्द है ना, ये लड़के की ओर संकेत कर रहा है, इशारा कर रहा है कि ये वाले लड़के है ना, तो क्या हो जाएगा? दीज बॉयज। अब ये बॉयज नाउन है तो नाउन के साथ हेल्पिंग वर्ब विल आती है। दीज बॉयज विल प्ले फुटबॉल मैच, राइट। तीसरा, मैं कल लखनऊ नहीं जाऊंगा। ये नेगेटिव सेंटेंस है और नेगेटिव सेंटेंस में नहीं के लिए नॉट लगाते हैं, और नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाते हैं, इतना याद होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट यहाँ पर देखिए आई है और आई और वी के साथ हेल्पिंग वर्ब
शाल यूज़ की जाती है, शाल। आई शैल नॉट गो टू लखनऊ टुमारो, कल की इंग्लिश टुमारो ही आएगी क्योंकि फ्यूचर टेंस है। अगला है क्या मेरा मित्र कल आएगा। अब क्या से शुरू हो रहा है, तो जब भी इंट्रोगेटिव का सेंटेंस क्या शब्द से शुरू होगा तो उस क्या शब्द के लिए व्हाट नहीं लगाएंगे, बल्कि हम हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग एकदम शुरू में लिख देंगे, ठीक, एकदम स्टार्टिंग में लिख देते हैं। अब ये हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर आई है विल और शैल, देखेंगे हम दोनों में से क्या लगाते हैं। सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, मेरा मित्र यानी माई फ्रेंड, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब विल आएगी, ठीक। अब चूंकि क्या से शुरू हो रहा है तो इस क्या शब्द के लिए इसी विल को हम सबसे पहले लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, विल माई फ्रेंड कम टुमारो, इसको मिटाइए, ये डबल आ गया पता नहीं कहाँ से। तो विल माई फ्रेंड कम टुमारो, क्वेश्चन मार्क। अगला है शरारती लड़का किसकी पुस्तक फाड़ेगा। गा मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, ठीक। अब देखिए ये भी इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है। अब किस वर्ड से क्वेश्चन पुट अप किया जा रहा है, किसकी, ठीक है। तो ये किसकी जो वर्ड है वाक्य के बीच में आया है। जब ट्रांसलेट करेंगे सबसे पहले इस किसकी वर्ड की इंग्लिश लिखेंगे, राइट। अब इस किसकी इंग्लिश लिखने के बाद, इस वर्ड की इंग्लिश लिखने के जस्ट बाद आपको ये जो नाउन है पुस्तक, इसकी भी इंग्लिश लिखनी पड़ेगी। क्या हो जाएगा, हुज बुक, यानी किसका, किसकी, किसके की इंग्लिश क्या होती है, हुज बुक विल नॉटी बॉय टीयर, ठीक है ना, ये हो गया। अगला है मुख्यमंत्री जी कब आएंगे, सवाल किया जा रहा है कब से, ये क्वेश्चन वर्ड है। जब ट्रांसलेट करेंगे सबसे पहले इस कब शब्द के इंग्लिश लिखेंगे, क्या हो जाएगा व्हेन, उसके बाद आप सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है, मुख्यमंत्री यानी चीफ मिनिस्टर, तो व्हेन चीफ मिनिस्टर विल कम, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट, कल मेरे घर कितने अतिथि आएंगे, कितने, यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड क्या है, कितने। अब कितने की इंग्लिश क्या होगी, हाउ मेनी, ठीक। और हाउ मेनी, हाउ मच, विच, हुज के जस्ट बाद इनसे जो रिलेटेड नाउन होता है बगल में लिखते हैं, उसके जस्ट बाद ही लिखते हैं। अब जैसे कितने मेहमान गेस्ट, अतिथि, हाउ मेनी गेस्ट्स, ठीक। उसके बाद जो आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है, विल कम एट माई होम, उसके बाद जो है कल आया है तो कल की इंग्लिश क्या हो जाएगी, टुमारो हो जाती है, राइट। हेयर इज टेंस नंबर 2, दैट इज फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस, राइट। तो इस टेंस में जो काम है वो जारी रहता है, चलता रहता है, लेकिन कब से चल रहा है, कब तक चलेगा, कोई अता पता नहीं होता है। पहचानेंगे कैसे, तो इस टेंस के हिंदी वाले सेंटेंस को जब आप देखेंगे तो उनकी क्रियाओं के लास्ट में या वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा, ये सब शब्द आपको मिलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ होगी, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आती है विल बी एंड शैल बी, विल बी और शैल बी, दो हेल्पिंग वर्ब यूज़ की जाती है। अगर सब्जेक्ट आई और वी है तो हेल्पिंग वर्ब शैल बी, वरना कोई भी सब्जेक्ट आता है तो उनके साथ विल भी यूज़ की जाएगी। देखते हैं एग्जाम्पल, सेंटेंस दिया है, मैं अपने भाई को पत्र लिख रहा हूँगा, ठीक। अब गागी आया है तो गागी तो सिंपली यही बताएगा कि फ्यूचर है। अब फ्यूचर भी कई टाइप का है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए थोड़ा सा और पहले आते हैं, यहाँ आते हैं, हमको क्या मिल रहा है, रहा, तो रहा, रहे, रही, ये कंटिन्यूअस की पहचान है, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हो गया, राइट। ट्रांसलेट करेंगे क्योंकि सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है तो सब्जेक्ट इंग्लिश में भी सबसे पहले लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, शैल बी, ठीक। तो आई शैल बी, अब चूंकि ये कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो इसलिए यहाँ पर वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, आई शैल बी राइटिंग अ लेटर टू माई ब्रदर, करेक्ट। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल है, धोबी कपड़े नहीं धो रहे हैं, ठीक। अब यहाँ पर कपड़े के ना धोने का काम चल रहा है, ठीक है।
यानी नेगेटिव सेंटेंस है, नकारात्मक वाला वाक्य है। क्या हो जाएगा ट्रांसलेशन? द वाशर मैन, धोबी है, प्लूरल में है ना, तो यहाँ पर मैन नहीं मैन होगा। द वाशर मैन, अब ये नाउन है तो नाउन के साथ हेल्पिंग ऑफ विल आएगी, ठीक। द वाशर मैन विल नॉट बी वॉशिंग क्लॉथ्स, राइट। अगला है, क्या तुम टीवी देख रहे होगे, ठीक, रहे होगे यानी सवाल किया जा रहा है कि आने वाले टाइम में, फ्यूचर में तुम टीवी देख रहे होगे, यानी टीवी देखने का काम जारी होगा। अब क्या से शुरू हो रहा है? इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है। जब इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है नहीं, हिंदी वाला, हिंदी का जब इंट्रोगेटिव का सेंटेंस क्या शब्द से शुरू होगा तो उस क्या शब्द के लिए व्हाट नहीं लगाएंगे, बल्कि हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सबसे पहले लिख देंगे, सबसे पहले लिख देंगे। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर हमारा? तुम, तो तुम के लिए हेल्पिंग वर्ब विल यूज की जाती है। क्या हो जाएगा? विल यू बी, पहले मेन हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे क्या आगे जगह, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर दूसरी वाली हेल्पिंग वर्ब बी लिख देंगे, राइट। तो विल यू बी वॉचिंग टीवी। अगला है, तुमको कौन पढ़ा रहा होगा। अब ये भी, इसमें भी सवाल किया जा रहा है, क्वेश्चन किया जा रहा है, किस वर्ड से? कौन। अब जैसे ही कौन देखे तो कौन को देखने के बाद आपके माइंड में दो बातें ज़रूर क्लिक कर जानी चाहिए। क्या? कि जो कौन है ये क्वेश्चन वर्ड तो है ही, ये प्रश्नवाचक शब्द तो है ही, इसके साथ साथ ये सब्जेक्ट भी है, ठीक। तो ये जो है एज ए सब्जेक्ट फंक्शन करता है और एज ए क्वेश्चन वर्ड भी फंक्शन करता है, ठीक। दो खासियत है, दो विशेषता है। ट्रांसलेट जब करेंगे तो हम सबसे पहले इस कौन शब्द की इंग्लिश लिखेंगे, क्या? हु। अब हु चूंकि ये सब्जेक्ट भी माना जाता है, ठीक है, तो इसके साथ हम विल बी यूज करेंगे, विल बी यूज करेंगे, ठीक। हु विल बी टीचिंग यू, ऑब्जेक्ट क्या है? तुम, यू। अगला है, हम कितने किलोमीटर चल रहे होंगे। सवाल किस शब्द से किया जा रहा है? कितने से किया जा रहा है, ठीक। सवाल किसके बारे में पूछा जा रहा है? किलोमीटर के बारे में। कितने क्या? कितने किलोमीटर। जब भी ट्रांसलेट करेंगे तो इस कितने की इंग्लिश के बगल में ही इस किलोमीटर की इंग्लिश लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए कितने की इंग्लिश क्या होगी? हाउ मेनी। हाउ मेनी क्या? हाउ मेनी किलोमीटर, हाउ मेनी किलोमीटर्स। अब सब्जेक्ट क्या है? हम। तो जब सब्जेक्ट हम है यानी वी है तो वी के साथ हेल्पिंग वर्ब शैल यूज करेंगे। तो हाउ मेनी किलोमीटर्स शैल वी वॉकिंग, क्वेश्चन मार्क। अगला टेंस है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक। अब इस टेंस में कोई भी काम एक फिक्स टाइम पर समाप्त हो चुका होगा। अब इसको आइडेंटिफाई करेंगे कैसे? तो इस सेंटेंस के लास्ट में आपको क्या मिलेगा? चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, ये होंगे या होगा, ये सारे शब्द आपको मिलेंगे, ठीक है। अब देखिए जब फ्यूचर परफेक्ट टेंस में एक सब्जेक्ट आता है और एक ही वर्ब आती है, तो जब ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको हेल्पिंग वर्ब विल, हैव और शैल हैव, विल हैव और शैल हैव दोनों में से किसी एक का यूज करेंगे, राइट। अगली कंडीशन क्या है कि अगर सेंटेंस में दो सब्जेक्ट आए, दो वर्ब आए, मतलब क्या है कि फ्यूचर टाइम में या आने वाले टाइम में दो काम साथ साथ चले और उन दोनों कामों को करने वाला दो आदमी हो, तो ऐसे सिचुएशन में दोनों काम साथ साथ तो चलेंगे, लेकिन जब समाप्त होने की बात आएगी तो दोनों काम एक ही टाइम पे ख़त्म नहीं होंगे, आगे पीछे। एक काम पहले समाप्त होगा, दूसरा बाद में समाप्त होगा। जो काम पहले समाप्त होगा उसे हम फ्यूचर परफेक्ट में ट्रांसलेट करेंगे और जो काम बाद में समाप्त होगा उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में ट्रांसलेट करेंगे। जब प्रेजेंट इंडेफिनिट में ट्रांसलेट करेंगे तो पूरा का पूरा रूल्स हम प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला ही अप्लाई करेंगे, समझ रहे हैं ना? हाँ, कि अगर सब्जेक्ट है सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, और वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए उस वर्ब के लास्ट में एस या ई एस,
ठीक, एग्जाम्पल देखिए दिया है, कल तक हम कानपुर से लौट आए होंगे। ठीक है, आए होंगे, ये होंगे मतलब कि फ्यूचर में ये काम पूरा हो चुका होगा कल तक। अब यहाँ पर देखिए एक सब्जेक्ट है हम और एक ही वर्ब है आना, ठीक है ना, यानी लौट आना। तो ऐसे सिचुएशन में हम एक इसका सिंपली ट्रांसलेशन कर देंगे कि आप सब्जेक्ट लिखेंगे वी के बाद आप हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, शैल हैव थर्ड फॉर्म लगाएंगे। जहाँ भी परफेक्ट आएगा वहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज़ करेंगे। तो वी शैल हैव रिटर्न फ्रॉम कानपुर बाय टुमारो, कल तक, बाय माने यहाँ होगा तक। अगला है, उसके आने से पहले मैं स्टेशन पहुँच चुका होऊंगा। अब यहाँ पर देखिए दो सब्जेक्ट है, एक है उसके, एक है मैं, और वर्ब भी दो है, यानी काम भी दो है। एक काम है आना, दूसरा काम क्या है, पहुंचना। दो काम साथ साथ चल रहे हैं फ्यूचर में। अब एक पहले समाप्त होगा, एक बाद में समाप्त होगा। ठीक, जो पहले समाप्त होगा उसको फ्यूचर परफेक्ट में ट्रांसलेट करेंगे और जो बाद में समाप्त होगा उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में ट्रांसलेट करेंगे। देखिए कौन सा काम पहले ख़त्म हो रहा है, उसके आने से पहले, मतलब कि वो अभी आया नहीं है और मैं स्टेशन पे पहुंच चुका हूं, यानी स्टेशन पे पहुंचने का काम पहले हो रहा है। तो हम इसको किस में ट्रांसलेट करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट में। अब बात आती है लिखने की, कि पहले जब ट्रांसलेट करेंगे, वाक्य लिखना शुरू करेंगे, तो किस टेंस वाले वाक्य को पहले लिखेंगे, इंडेफिनिट वाले को कि परफेक्ट वाले को। ठीक है, तो आपको जो है पहले आया है चूँकि, तो जब पहले आएगा तो परफेक्ट वाला पहले लिखा जाएगा। यहाँ देखिए, आई शैल हैव रीच्ड स्टेशन। अब देखिए पहले आया है ना, तो पहले की इंग्लिश बिफोर लिख देंगे। उसके बाद देखिए जो काम बाद में समाप्त हो रहा है वो कौन है, उसका आना, उसका आना। इसका सब्जेक्ट क्या है, उसके का मतलब वाह, और वर्ब क्या है, आना। तो क्या हो जाएगा, अब ये चूँकि इसमें कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो उसी का रूल हम अप्लाई करेंगे, जो रूल हमने पढ़ा है। क्या हो जाएगा, बिफोर ही कम्स, कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब के लास्ट में एस या एस हम जरूर ऐड करेंगे। राइट, अगला है, तुम्हारे जाने से पहले वह पत्र नहीं लिख चुका होगा। यह भी दो काम साथ साथ चल रहे हैं, दो कामों को करने वाला दो व्यक्ति है, दो सब्जेक्ट है। ठीक, अब एक काम पहले ख़त्म होगा, दूसरा बाद में। जो पहले ख़त्म होगा उसको परफेक्ट में, जो बाद में होगा उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में। देखिए, तुम्हारे जाने से पहले मतलब तुम गए नहीं हो और उसने पत्र लिखने का काम नहीं किया है। ठीक है, अब नहीं आया है, नेगेटिव सेंटेंस है, नॉट लगाएंगे, नॉट मेन हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाएंगे। मेन हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल एंड अ शैल। क्या हो जाएगा, ही विल नॉट हैव रिटन द लेटर, पहले आया है बिफोर, उसके बाद जो है यू गो। अब यू जो है प्लूरल नंबर में ये सब्जेक्ट है, तो वर्ब के लास्ट में एस या यस नहीं ऐड करेंगे। अगला है, मेरे पेड़ पर चढ़ने से पहले ही वह क्या खा चुका होगा। मैं पेड़ पर चढ़ा नहीं हूँ, उसके पहले ही वो खा चुका है, मतलब कि खाने का काम पहले हुआ है और पेड़ पे चढ़ने का काम बाद में हुआ है। तो जो काम बाद में ख़त्म होगा उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में ट्रांसलेट करेंगे। राइट, देखिए अब ये सेंटेंस तो है लेकिन कौन वाला है, इंट्रोगेटिव वाला है। क्यों 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 क्योंकि यहाँ पर आया है क्या शब्द से सवाल पूछा जा रहा है। जब क्या शब्द वाक्य के बीच में आएगा तो जब ट्रांसलेट करेंगे तो इस क्या शब्द की इंग्लिश वाट लगाएंगे, वाट यूज़ करेंगे। अगर यही क्या शब्द वाक्य के शुरू में आता तो वाट नहीं लगाते बल्कि हेल्पिंग वर्ब लगाते, लेकिन ये बीच में आ रहा है तो जब भी क्या शब्द वाक्य के बीच में आएगा तो उसके लिए आपको वाट सबसे पहले लगाना पड़ेगा। ठीक, अब देखिए, अब खाने का काम पहले हुआ है, इसी को हम पहले लिखेंगे, इसी को हम पास्ट परफेक्ट में फ्यूचर परफेक्ट में ट्रांसलेट करेंगे। क्या हो जाएगा, व्हाट विल ही हैव
eaten before I climb up the tree। ठीक है ना, ये आपका है। अब जो मेन हेल्पिंग वर्ब है उसी के बाद ही सब्जेक्ट आपको लिखना है, सब्जेक्ट के बाद दूसरी वाली हेल्पिंग वर्ब आपको लिख देनी है। व्हाट विल ही हैव ईटन बिफोर आई क्लाइंब अप द ट्री। नाउ टेंस नंबर 4, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो इस टेंस में जो काम है वो दिए गए टाइम से स्टार्ट होकर के डेली वो कंप्लीट भी होता रहेगा और आगे भी वो कंटिन्यू रहेगा, जारी रहेगा। ठीक, पहचानेंगे कैसे? तो इन टेंस के वाक्यों के लास्ट में रहा होगा, रही होगी, रहे होगे, रहा होगा के साथ साथ समय दिया जाता है, टाइम दिया जाता है। ठीक, अब देखिए दिया है तुम 3 घंटे से कुएं से पानी खींच रहे होगे। रहे होगे आया है, इससे तो केवल हमको ये पता चल रहा है कि ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, लेकिन यहाँ टाइम भी दिया है 3 घंटे से। तो जब टाइम दिया जाएगा तो वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। ट्रांसलेट करेंगे, सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है, सब्जेक्ट आपका क्या है? यू। अब यू के हिसाब, यू के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? विल लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा? यू विल हैव बीन। 3 हेल्पिंग वर्ब आएगी यहाँ पर, विल हैव बीन और शैल हैव बीन। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा? यू विल हैव बीन ड्राइविंग वाटर। पानी खींचना, यानी खींचना की इंग्लिश क्या हो जाएगी? ड्राइविंग हो जाती है। ड्राइविंग वाटर फ्रॉम वेल फॉर 3 आवर्स। अब देखिए यहाँ पर समय को दर्शाने के लिए से वर्ड आया है। से वर्ड के लिए 2 वर्ड इंग्लिश में यूज किया जाता है, सिंस और फॉर। ठीक है, अगर दिया गया टाइम निश्चित है, पॉइंट ऑफ टाइम है, ठीक, तो वहाँ पर से की इंग्लिश सिंस लगाते हैं। और अगर दिया गया टाइम अनिश्चित है, यानी पीरियड ऑफ टाइम है, पीरियड ऑफ टाइम है, तो वहाँ पर से की इंग्लिश हम फॉर लगाएंगे। ठीक है, जैसे अगर दिन का नाम आ गया तो से के लिए सिंस, वर्ष का नाम आ गया से के लिए सिंस, महीने का नाम आ गया से के लिए सिंस, दिन के भाग आए सुबह शाम दोपहर तो उनके लिए से की इंग्लिश सिंस, बर्थ आ गया, चाइल्डहुड आ गया, यूथ आ गया, से की इंग्लिश सिंस। अगर दिन की संख्या आ जाए तो से की इंग्लिश फॉर, महीने की संख्या आ जाए तो से की इंग्लिश फॉर, वर्ष की संख्या अगर आ जाए, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, तो से की इंग्लिश फॉर। अगर घंटों की संख्या आ जाए, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, तो से की इंग्लिश फॉर। ठीक है, अगला सेंटेंस है मेरा नौकर 10 बजे से नहीं सो रहा होगा। नहीं सो रहा होगा, नेगेटिव सेंटेंस है, नॉट टू लगाना ही लगाना है। नॉट कहाँ लगाएंगे? आपको मेन हेल्पिंग वर्ब के बाद लगानी है। याद रहे, मेन हेल्पिंग वर्ब, मेन हेल्पिंग वर्ब क्या है? विल और शैल। ठीक, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? माई सर्वेंट विल नॉट हैव बीन स्लीपिंग, आईएनजी फॉर्म स्लीपिंग। हम देखिए टाइम क्या दिया है? 10 बजे से। अब से की इंग्लिश हमने यहाँ पर सिंस यूज़ किया है। सिंस क्यों यूज़ किया है? क्योंकि ये जो 10 बजे है ये पॉइंट ऑफ टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम है, निश्चित समय है। ठीक है ना, इसलिए यहाँ पर हम सिंस यूज़ करेंगे। अगर इसी की जगह 10 बजे की जगह 10 घंटा होता तो ये अनिश्चित हो जाता, तो हम फॉर लगाते। अगला, वे 1 सप्ताह से कहाँ रह रहे होंगे। अब ये इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है, कहाँ ये क्वेश्चन वर्ड है, वाक्य के बीच में आया है। जब ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले इस कहाँ की इंग्लिश लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा? वेयर। उसके बाद जो है आपको मेन हेल्पिंग वर्ब लिखनी है। सब्जेक्ट दे है तो दे के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब विल आती है, वेयर विल दे। उसके बाद फिर दोनों हेल्पिंग वर्ब हम लिख देंगे, हैव बीन। अब चूंकि कंटिन्यूअस है तो आईएनजी फॉर्म भी लगाएंगे, लिविंग फॉर 1 वीक। ठीक है, अब देखिए टाइम दिया है यहाँ पर 1 सप्ताह से, तो से की इंग्लिश हम फॉर लगाएंगे क्योंकि ये अनिश्चित समय है। आज 1 सप्ताह है, 1 सप्ताह बाद 2 हो जाएगा, फिर अगले सप्ताह 3 सप्ताह हो जाएगा, मतलब वो वीक बदल रहा है, इसलिए यहाँ पर फॉर लगेगा। अगला है
क्या हम 2015 से फैक्ट्री में काम कर रहे होंगे? रहे होंगे। ठीक, क्या इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है, क्या वर्ड से शुरू हो रहा है, और क्या शब्द के लिए हम क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। सब्जेक्ट क्या यहाँ पर? हम, तो हम के साथ हेल्पिंग वर्ब शाल आती है। ठीक, तो क्या हो जाएगा? शाल वी हैव बीन वर्किंग इन फैक्ट्री सिंस 2015। ठीक, अब ये जो टाइम दिया है 2015 से की इंग्लिश यहाँ पर सिंस लगाई जाएगी। क्यों? क्योंकि ये वर्ष का नाम है, नेम ऑफ ईयर है, निश्चित समय है। ठीक है, तो इसलिए जो है यहाँ पर से की इंग्लिश सिंस लगाई जाएगी। अब 2015 की जगह अगर वर्ष की संख्या दी जाती, जैसे मान लीजिए 7 साल, ठीक है, 10 साल, 20 साल, तो वहाँ पर हम क्या लगाते? से की इंग्लिश फॉर यूज करते, राइट। तो दैट्स ऑल अबाउट future tense and its types. I hope you have understood very carefully, and if you understood this, you are requested to like. If you didn't subscribe my channel, please subscribe and also share videos, right? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ।